मिस्टर सीईओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शनाया की आवाज सुन वेदांत अपने सेंस में आया, और तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वो सब सिर्फ उसका एक ड्रीम था। What the hell? मैं कब से ऐसे सपने देखने लगा? वेदांत ने अपने ख्यालों को झटका और अपने सामने ठंड से कांपती हुई शनाया की ओर देखा, जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। आप मेरे बेडरूम में एंटर कैसे हुए, जबकि मुझे अच्छे से याद है मैंने डोर लॉक किया था? शनाया ने अपनी भौं सिकुड़ते हुए सवाल किया। शनाया के सवाल सुनकर वेदांत के होठों पर मॉकिंग स्माइल आ गई। What do you mean कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? You know ना, ये मेरा विला है, तो इस बेसिस पर मैं इस विला के किसी भी कमरे में कभी भी एंटर हो सकता हूँ विदाउट परमिशन। ये आखिरी लाइन बोलते वक्त वेदांत ने शनाया को आई विंक किया, जिसे देख शनाया का मुंह बन गया। इसका मतलब साफ है कि आपके विला में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो जहाँ गेस्ट के लिए ऐसी अरेंजमेंट हो, तो मुझे नहीं लगता मैं वहां नाइट तो क्या डे भी रुक पाऊंगी, शनाया ने सार्वेस्टिकली कहा, और जैसे ही वहां से जाने को हुई वेदांत ने उसके बाजू को पकड़ उसे खुद से सटा लिया। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर सीईओ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे फियोंसी के अलावा कोई मुझे टच करे, शनाया ने जानबूझकर फियोंसे वर्ड पर जोर देते हुए कहा था, ताकि वेदांत को ये पता चल जाए कि वो इंगेज्ड है। वहीं जब वेदांत ने शनाया के मुंह से इनडायरेक्टली रिवांश का जिक्र सुना, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी गर्दन पर अजीब तरीके से हाथ फेरा। उसे ऐसा करते देख शनाया एक पल के लिए डर गई, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसे किसी के बिना बताए इतना तो पता चल गया था कि वेदांत इस वक्त बुरी तरह गुस्सा है। वेदांत ने शनाया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके हाथ को पीठ से लगा दिया और उसे खुद के सीने से सटाकर उसके जबड़ों को कसकर पकड़ लिया। शनाया दर्द से कराह उठी, लेकिन वेदांत को तो मानो आज अलग ही भूत सवार था। क्या कहा तुमने? तुम्हारा फियोंसे राइट बाबी? क्या उसने तुम्हें टच किया है? कहा टच किया है? यहाँ या फिर इससे भी ज्यादा? वेदांत ने शनाया के होठों को, फिर उसके सीने को, और आखिर में उसके लोअर बॉडी को गुटली मसलते हुए कहा। तो शनाया के आंखों में आंसू आ गए। अनजाने में ही सही, लेकिन वेदांत उसे हट कर रहा था। मिस्टर सीईओ, प्लीज स्टॉप इट। बाबी, वाई शुड आई स्टॉप? जब वो तुम्हें ऐसे टच करता होगा तब तो तुमने उसे नहीं रोका होगा, वेदांत ने शनाया के जबड़े पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। तो शनाया के आंखों में ठहरे हुए आंसू लुढ़ककर उसके गालों तक आ गए। मिस्टर सीईओ, you're hurting me badly, शनाया की रुंधी हुई आवाज सुन वेदांत मानो अपने सेंस में आया, और उसने एक झटके से शनाया को छोड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। वेदांत ने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पीछे की ओर किया और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वेदांत के हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। शनाया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वेदांत को आज हुआ तो हुआ क्या है, लेकिन जब उसने वेदांत को ऐसे पागलों की तरह खुद को जख्मी करते देखा, तो वो डर से कांप गई। वेदांत शनाया को बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला गया। वो जानता था को अगर वो एक पल भी वहां रुका तो वो अपनी बाबी को और भी ज्यादा हट कर देगा, जो कि वो करना नहीं चाहता था। वेदांत के वहां से जाते ही शनाया वहीं जमीन पर बैठी फुट फुट कर रोने लगी। उसके आंसू पानी की बूंदों के साथ बहकर जमीन पे गिर रहे थे। क्यों भगवान, आखिर क्यों आपने मुझे ऐसी लाइफ दी, जहां कोई भी मुझे कभी भी हर्ट कर देता है, और कोई भी कभी भी मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है? मुझे क्यों कुछ याद नहीं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये नाम भी मेरा खुद का है भी या नहीं। बड़ी मुश्किल से अपनी बेनाम जिंदगी के कुछ ख्वाबों को पूरा करने में इंडिया आई थी, और आपने यहाँ भी मेरी लाइफ में इस डेविल सीईओ को भेजकर मेरी लाइफ की बैंड बजा दी। क्या लाइफ ने एडवेंचर की कमी थी, जो इस साइको ने मेरा बचा कूचा सुकून भी छीनने की कसम खा ली है? आई हेट यू मिस्टर सीईओ, आई हेट यू वेरी मच, शनाया ने बच्चों की तरह ऊपर वाले से शिकायत करते हुए कहा, और वहीं बैठकर रोने लगी। वहीं दूसरी ओर पेरिस में मिस्टर मल्होत्रा और रिवांश एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। अंकल, आपने उसे इंडिया भेजा ही क्यों? क्या आप जानते नहीं कि अगर वेदांत सिंघानिया को उसके बारे में पता चल गया तो आप सब कुछ खो देंगे? इनफैक्ट आपको एक बार मुझसे तो पूछना ही चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं शनाया का फियोंसे हूँ, रिवांश ने रूखेपन से कहा। एक लंबी चुप्पी के बाद मिस्टर मल्होत्रा रिवांश से बोले, शनाया ने मुझे मना किया था तुम्हें इस बारे में बताने से, और जहां तक बात है वेदांत की, अगर उसे शनाया के बारे में पता चला तो इस बार उसका सामना समर्थ मल्होत्रा से नहीं बल्कि एक बाप से होगा, जिसकी बेटी को उसने उससे छुपा कर रखा था, और जिसकी वो हिफाजत भी नहीं कर सका था। सिर्फ उसी के माफिया राइवल्स ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी,
अगर उस दिन वक्त रहते मैं सानू को बचाया नहीं होता तो मैं अपनी असली बेटी से बिना मिले ही उसे खो देता, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे यकीन है जिस दिन सानू को इन सब सच्चाई का पता चलेगा तो वो मेरा ही साथ देगी। मिस्टर मल्होत्रा की बातों में भले पॉइंट था, लेकिन रिवांश उनकी बात से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। उसकी मेडिसिन्स क्या वो उन्हें टाइम से ले रही है? रिवांश का सवाल सुन मिस्टर मल्होत्रा के माथे पर सिकन उभर आई, जिसे रिवांश ने भी नोटिस कर लिया था। आप जानते हैं नॉन मेडिसिन्स का लेना शनाया के लिए कितना जरूरी है। आई विश आप जेनी से इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि शनाया की मेडिसिन स्किप न हो, रिवांश ने कालमली कहा, और जैसे ही वहां से जाने को हुआ उसे कुछ याद आया। अंकल, क्या समर को आप कभी शनाया से नहीं मिलाने वाले? रिवांश का सवाल सुन मिस्टर मल्होत्रा का चेहरे पर गुस्से की लकीरें छा गई। तुमसे कितनी बार और कहना होगा तब तुम मानोगे कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? तो जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं उससे नेहरू बेटी का भी कोई रिश्ता नहीं होगा। मिस्टर मल्होत्रा की गुस्से से भरी आवाज सुन रिवांश ने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। वही दूसरी ओर मुंबई में ध्वनि नेहाल के बेडरूम में मौजूद थी। नेहाल सोफे पर बैठकर कोई फाइल रीड कर रहा था और ध्वनि उसके कंधे से सिर टिकाए अपने मोबाइल पे कुछ कर रही थी। नेहाल जी, ये जगह कैसी रहेगी? अंश और अन के बर्थडे के लिए ध्वनि ने अपने मोबाइल स्क्रीन को नेहाल की ओर दिखाते हुए कहा। क्यूटी पाई, तुम्हारी चॉइस है तो अच्छी ही होगी, नेहाल ने फाइल में नजरें गड़ाए हुए ही कहा। नेहाल की इग्नोरेंस देखकर ध्वनि की आंखें छोटी हो गई। मेरी चॉइस इतनी ही अच्छी होती तो आपके साथ थोड़े न होती, ध्वनि ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मगर नेहाल के शार्प कानों से कहा ये बातें छूटने वाली थी। नेहाल ने फाइल को बंद कर साइड किया और ध्वनि की पतली कमर में हाथ डाल उसे अपने लैप पर बैठा लिया। ध्वनि के लिए नेहाल का ऐसा बिहेवियर कोई नया नहीं था। हाँ, अगर वो पहले वाली ध्वनि होती तो नेहाल के ऐसा करने पर डरकर सहम जाती, लेकिन ये तो अपने नेहाल जी की क्यूटी पाई थी। क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझे चूज किया? इस बात पर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? नेहाल ने ध्वनि के टॉप के अंदर हाथ डाल ध्वनि को सेंसुअल तरीके से टच करते हुए कहा, तो ध्वनि सिहर उठी। ध्वनि ने तिरछी नजरों से नेहाल की ओर देखा, जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे नेहाल की ऐसी बेताबी देखकर बहुत हंसी आ रही थी। ध्वनि ने अपने छोटे छोटे हाथों से नेहाल के चेहरे को पकड़ अपने करीब कर लिया और उसके फेस पर अपनी उंगली को सेंसुअल तरीके से फिराते हुए नेहाल से बोली, हाँ, रिग्रेट होता है न कि मैंने आपको इतना इंतजार क्यों कराया। मुझे पहले ही प्रपोजल में आपको हाँ कह देना था। ध्वनि की बात सुन नेहाल के होठों पर स्माइल आ गई, जिसे देख ध्वनि ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, इससे मुझे भी फायदा होता। आखिर मुझे भी पहले ही पता चल जाता कि अपने से पूरे 10 साल बड़े लड़के का स्टेमिना कितना वीक होता है। ध्वनि ने नेहाल को इतना बोल आई विन कर दिया और उसकी गोद से उठकर भाग गई। वहीं जब नेहाल को ध्वनि की बातों का मतलब समझ आया तो उसका चेहरा काला पड़ गया। आखिर उसकी क्यूटी पाई ने सीधे सीधे उसके स्टेमिना पर ही सवाल उठा दिया था। क्यूटी पाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा नेहाल सहगल का स्टेमिना कितना वीक है। नेहाल ने सोचा और उठकर ध्वनि की ओर चला गया। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की रोशनी जब ध्वनि के चेहरे पर पड़ी तो वो नींद में ही कसमसाने लगी। ध्वनि ने नींद में ही कसमसाते हुए अपना छोटा सा चेहरा नेहाल के सीने पर रब करने लगी। ध्वनि के ऐसे हिलने डुलने से नेहाल की भी आंखें खुल गई। नेहाल ने अपनी बाहों में कसमसाते हुई ध्वनि को देखा तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। इस वक्त उन दोनों के ऊपर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक कंफर्टर था। उन दोनों के ही कपड़े कमरे के फर्श पर बिखरे हुए थे। नेहाल ने प्यार से ध्वनि के फोरहेड पर किस किया और उसके कान पर सरगोशी करता हुआ बुदबुदाया, वेक अप क्यूटी पाई। नेहाल की आवाज सुन ध्वनि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी लाल आंखों से नेहाल को घूरने लगी। आपको शर्म आती है? या वो सब आपने किसी बाजार में कौड़ियों के दाम बेच खाया है? अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं और आपने मुझे सुबह 5 बजे तक सोने नहीं दिया है। मेरी पूरी बॉडी पेन हो रही है, खासकर एब्डोमिनल। तो आप भूल जाए कि मैं अभी उठूंगी या आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, ध्वनि ने चिढ़ते हुए नेहाल से कहा और अपने मुंह पर ब्लैंकेट और दोबारा सो गई। ध्वनि की बात सुन नेहाल ने गहरी सांस ली और बेड से उतरकर अपना लोव पहन शॉवर लेने चला गया। नेहाल जानता था कि लास्ट नाइट वो हद से ज्यादा वाइल्ड था। वो तो अच्छा था कि वो हमेशा प्रोटेक्शन यूज करता था, वरना अब तक ना जाने उसके और ध्वनि के कितने बच्चे हो जाते। वहीं दूसरी ओर शनाया सुबह जल्दी उठकर पैदल ही अपने घर चली गई थी। घर जाकर उसने देखा तो जेनी अब तक घर वापस नहीं आई थी।
असल में लास्ट नाइट ही जेनी के नंबर से राज से शनाया को कॉल पर बता दिया था कि जेनी लास्ट नाइट बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए वो उसे लेकर उसी क्लब के ऊपर बने प्राइवेट रूम में ले गया था और उसने फीमेल स्टाफ से बोलकर उसके कपड़े भी चेंज करवा दिए थे। ये सारी बात राज ने शनाया को इसलिए बता दी थी कि कल अगर जेनी सुबह उठकर उस पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाए तो शनाया उसे डिफेंड कर सके। अपने बेडरूम में जाकर शनाया फ्रेश होने लगी। उसने सोच लिया था कि वो अब जितना ज्यादा हो सके वेदांत से दूर ही रहेगी, क्योंकि वो एक नंबर का पागल साइको है। बस यही सोच उसने अपना ध्यान डाइवर्ट किया और रेडी होकर नीचे हॉल में आ गई। तभी उसके मोबाइल पर रिवांश का कॉल आया। शनाया ने बेमन से रिवांश का कॉल उठाया और उससे बातें करने लगी। उसने रिवांश को एक बार भी वेदांत और उसके अजीब बिहेवियर के बारे में नहीं बताया था। थोड़ी देर इधर उधर की बात कर शनाया ने कॉल रख दिया। शनाया के कॉल रखते ही रिवांश किसी गहरी सोच में डूब गया। उसे आज भी याद था कि 3 साल पहले जब वो अपने डैड के बिजनेस पार्टनर के घर गेट टुगेदर में पेरिस गया था, तब उसके डैड के दोस्त और बिजनेस पार्टनर जिनसे वो पहली बार मिला था, उन्होंने अपनी बेटी को उससे इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे देखकर रिवांश हैरान रह गया था। ऐसे ही एक पूरा वीक बीत गया। इस बीच शनाया ने पूरे वक्त वेदांत को इग्नोर किया, जिसे वेदांत ने भी नोटिस कर लिया था। शनाया इस वक्त राज की असिस्टेंट थी। शनाया ने इस बात पर ऑब्जेक्शन भी किया था कि वो सिर्फ एक इंटर्न डिजाइनर है तो उसे किसी की असिस्टेंट क्यों बना रहे हैं, मगर राज ने उसे क्लियर कर दिया कि उसने पहले ही कंपनी के कुछ पेपर्स पर साइन कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी चाहे उसे किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट कर सकती है विदाउट इंटर्न की परमिशन के। असल में उसने ही पेपर्स को अच्छे से रीड नहीं किया था, जिसका नतीजा उसके सामने था। राज ने शनाया को कॉल कर अपने कैबिन में बुलाया। यस सर, आपने बुलाया? हाँ, वो बात यह है कि वेदांत सर अपने बेटों का बर्थडे सेलिब्रेट करने आज शाम मालदीव्स जा रहे हैं और मैं उनके साथ वहां जा नहीं सकता, तो तुम्हें मेरे बिहाफ पर वहां सर को असिस्ट करना होगा। राज की बात सुन शनाया को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर बॉम्ब फोड़ दिया हो। असिस्टेंट, वो भी उस डेविल की कभी नहीं। शनाया धीरे से बुदबुदाए। वो जैसे ही राज को मना करने के लिए मुंह खोलने वाली थी, राज ने क्लियर कर दिया कि वो इस चीज के लिए उसे मना नहीं कर सकती है, ये राज का ऑर्डर है। शनाया लटका हुआ चेहरा लेकर राज के कैबिन से बाहर आई तो एक छोटी सी आकृति आकर उसके पैरों से लिपट गई, जिसे देखकर शनाया के उदास चेहरे पर भी स्माइल आ गई। मम्मा, अंश ने अपनी स्वीट सी वॉइस में कहा। शनाया ने झुककर अंश को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने कैबिन के अंदर आ गई। वेदांत अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर ये सारा नजारा लाइव देख रहा था। वेदांत के बगल में वेदांत बैठा हुआ था। डैड, आई नो वेरी वेल कि अंश मम्मा का मूड ठीक करके उन्हें बर्थडे ट्रिप के लिए मना लेगा, अंश ने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए कहा, तो वेदांत ने सिर्फ हमें अपना सिर हिला दिया। वेदांश ने शनाया को मना लिया था और अब शनाया का मूड भी अच्छा था। आखिर वेदांश ने शनाया को इतना इमोशनल ब्लैकमेल जो किया था, तो शनाया को मानना ही था। शनाया ने जेनी को भी अपने साथ ट्रिप पर चलने को कहा, लेकिन जेनी जो अपने नए प्यार में पूरी तरह पागल थी, उसने उसे साफ साफ साथ जाने से मना कर दिया था। शनाया ने भी उसे मिस्टर मल्होत्रा को कुछ भी न बताने के लिए समझा दिया था, जिसे जेनी भी मान गई थी। शाम का वक्त, शनाया अपने कपड़े पैक कर रही थी कि उसका मोबाइल रिंग हुआ। शनाया ने कॉलर आईडी देखी तो उस पर अंश का नाम शो हो रहा था। शनाया ने जैसे ही कॉल उठाए उसे दूसरी ओर से अंश की स्वीट सी वॉइस सुनाई दी, मम्मा, क्या आप रेडी हो गई? हाँ, लगभग रेडी ही हूँ, शनाया ने बैग में कपड़े जमाते हुए जवाब दिया। ओके मम्मा, हम 10 मिनट बाद आ रहे हैं आपको लेने, अंश ने इतना बोल कॉल कट कर दिया। शनाया तो बस मोबाइल को देखती ही रह गई। बाप तो बाप, बच्चे भी इतने डोमिनेटिंग कैसे है, उफा, शनाया ने अपने मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए कहा और जल्दी जल्दी बैग पैक करने लगी। करीब 10 मिनट बाद शनाया को घर के बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। शनाया को ये समझने में मिनट भी ना लगे कि नीचे कौन आया है। शनाया ने अपने स्नीकर्स पहने और अपना बैग लेकर घर के बाहर निकल गई, जहां एक ब्लैक BMW कार उसका वेट कर रही थी। शनाया के बाहर आते ही ड्राइवर ने उसके लिए कार का डोर खोला, जहां अंश और अन बैठे उसका वेट कर रहे थे। उन दोनों ने ही शनाया को ग्रीट किया तो बदले में शनाया ने भी उन दोनों के माथे को बारीक बारीक चूम लिया। अंश और अन को अपनी मम्मा का ऐसा करना बहुत पसंद था। शनाया को भी अच्छा लगा कि उस कार में उनके साथ वेदांत नहीं था। थोड़ी देर बाद उनकी कार हेलीपैड के सामने आकर रुकी, जहां वेदांत का प्राइवेट जेट उनका वेट कर रहा था।
शनाया और बच्चे जेट के अंदर चढ़ गए और गाइस ने शनाया और बच्चों का लगेज जेट के अंदर रख दिया। शनाया जैसे ही जेट के अंदर आई, उसकी नजर सामने किसी किंग की तरह बैठे वेदांत पर टिक गई। ग्रे पैंट विद ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, हाथ में पहनी रोलेक्स की महंगी वॉच। वेदांत फाइल के पन्ने पलटकर उन्हें रीड कर रहा था। उसका ये पोस्टर इतना ज्यादा एलिगेंट था कि शनाया एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। ये बंदा सच में इतना अट्रैक्टिव क्यों है, शनाया धीरे से बुदबुदाई। वेदांत जानता था कि शनाया उसे ही देख रही है, जिसे सोचकर उसके होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। चलिए ना मम्मा, अंश ने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा तो मानो। शनाया हकीकत में वापस आई। अंश ने शनाया को ले जाकर वेदांत के ठीक सामने बैठा दिया और खुद शनाया की गोद में बैठ गया। वेदांत अपनी फाइल बंद की और जैसे ही उसने शनाया की ओर देखा, उसका आंखें एक पल के लिए अपनी जगह थम सी गई। शनाया ने सिंपल सी हाई नेक फुल स्लीव टॉप पहनी हुई थी। उसके गिले बालों को उसने हमेशा की तरह क्लच किया हुआ था। वेदांत को अच्छी याद था कि शनाया को हेयर ड्राई यूज करना नहीं पसंद था। वो कभी कभार बस मजबूरी में ही ड्राई यूज करती थी। उसने चेहरे पर आज भी कुछ नहीं लगाया था, मेकअप के नाम पर सिर्फ उसकी हल्की पिंक लिपस्टिक जिसे वो अक्सर लगाया करती थी। वेदांत का बस चलता तो वो इसी वक्त शनाया को अपनी बाहों में भरकर बेपनाह प्यार करता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। बस कुछ दिन बाबी, फिर तुम दोबारा हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। आई विश मालदीव्स का ये ट्रिप तुम्हारे लिए यादगार रहेगा। आफ्टर ऑल तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वेदांत ने खुद से कहा और शनाया की ओर देखने लगा जो उससे नजरें चुरा रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद उनका जेट मालदीव के एक बेहद खूबसूरत आइलैंड पर लैंड हुआ। सबसे पहले जेट से उछलता कूदता हुआ अंश बाहर निकला, जिसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी स्माइल थी। कोई भी उसके चेहरे को देख ही बता सकता था कि इस वक्त वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है। आफ्टर ऑल ये उसकी फर्स्ट कंप्लीट फैमिली ट्रिप थी। उसके पीछे शनाया अंश का हाथ पकड़े बाहर आई और उसके ठीक बाद वेदांत। शनाया और बच्चे आज पहली बार मालदीव आए थे, जबकि वेदांत पहले भी यहाँ आ चुका था, जिसका रीजन था उसके यहाँ बने कुछ रिजॉर्ट्स। वहां मौजूद लग्जरियस कार में बैठकर वो सभी रिजॉर्ट के लिए निकल गए। इस बार वेदांत, शनाया और बच्चे सभी एक ही कार में बैठे थे। वेदांत कार ड्राइव कर रहा था, शनाया उसके बगल की पैसेंजर सीट पर बैठी थी, तो वही दोनों बच्चे कार की बैक सीट पर बैठे थे। शनाया नर्वसनेस में अपने हाथों को आपस में उलझा रही थी। वो अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबाकर बाहर जा नजारा देख रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर किसी के रफ हाथ महसूस हुए। ऐसा होते ही शनाया के बदन पर बिजली सी दौड़ गई। उसने तिरछी नजरों से वेदांत की ओर देखा, जिसका एक हाथ कार की स्टीयरिंग पे था और दूसरा हाथ उसके हाथों के ऊपर था। शनाया ने जैसे ही उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाना चाहा, वेदांत की ग्रिप उसके हाथों पर टाइट हो गई। शनाया ने तुरंत रिवर व्यू मिरर से अंश और अंक की ओर देखा, जो इस वक्त विंडो से बाहर देख रहे थे। उन्हें देखकर शनाया ने राहत की सांस ली और अपनी लाचार नजरों से वेदांत की ओर देखा, मानो उससे कह रही हो कि बच्चे देख लेंगे तो क्या समझेंगे। मगर वेदांत तो ठहरा वेदांत, उसे इन सब से क्या ही फर्क पड़ना था। उसने रिवरव्यू मिरर में पहले ही देख लिया था कि उसके दोनों बेटों ने पहले ही सब कुछ देख लिया था और अपनी मम्मा को ऑकवर्ड फील न कराने के लिए उन्होंने अपनी नजरें बाहर कर ली थी। थक हार कर शनाया ने भी खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद बंद कर दी। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक शानदार बड़े से रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। कार से उतारकर वो चारों रिजॉर्ट के अंदर चले गए। रिसेप्शन से जाकर उन्होंने अपने कमरों की कीज ली और फ्रेश होने अपने अपने कमरे में चले गए। अंश और अंग एक ही रूम शेयर कर रहे थे, तो वही वेदांत और शनाया उनके बगल वाले कमरों में थे। अपने कमरे में जाकर शनाया अपने बेड पर पेट के बल लेट गई। पता नहीं क्यों उसे यहाँ आकर थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वो न चाहते हुए भी वेदांत की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। उसे डर था कि कहीं वो रिवांश को चीट न कर बैठे। ऐसे ही सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पलकें भारी हो गई और उसकी आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद अपने डोर की नॉक होने की आवाज सुन शनाया की आंखें खुली। मम्मा, क्या आप रेडी हो गई? हम आपका बाहर डिनर पे वेट कर रहे हैं। बाहर से आती अंश की स्वीट वॉइस सुन शनाया हकीकत में वापस आई और तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वो तो आकर सो गई थी। शनाया हड़बड़ाकर बेड पर उठकर बैठ गई। मम्मा, क्या आप ठीक है? अंश की फिक्र से भरी आवाज सुन शनाया ने उसे तुरंत रिप्लाई दिया, हाँ बेटू, मम्मा बस 10 मिनट में आ रही है।
शनाया इतना बोल तुरंत बाथरूम के अंदर घुस गई। वहीं दूसरी ओर अंश ने वेदांत और बाकी सबको वहां जाकर बता दिया था कि शनाया थोड़ी देर में आ रही है। वहां इस वक्त उन तीनों के अलावा 5 और लोग मौजूद थे, जो और कोई नहीं ध्वनि, निहाल, नैन्सी, करण और काव्यांश थे। असल में यही वेदांत का सरप्राइज था शनाया के लिए। फ्लैशबैक। डॉक्टर के कैबिन में बैठा वेदांत अपनी लाल आंखों से डॉक्टर को ही घूर रहा था, जो रुमाल से अपना पसीना साफ कर रहे थे। सर, आपके कहने पर मैडम की मेडिसिन्स बदल दी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप मैम को अचानक सब बताकर उनके दिमाग पर प्रेशर नहीं दे सकती। ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हो सके तो आप उन्हें धीरे धीरे सब याद दिलाए। अगर आप उन्हें उनकी रियलिटी एक ही बार में बता देंगे तो उनके दिमाग की उन नशों पर असर हो सकता है जिसे 4 सालों से मेडिसिन के जरिए कमजोर कर दिया गया है, डॉक्टर ने घबराते हुए वेदांत से कहा, जो इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फ्लैशबैक एंड। निहाल जी, ये शनाया कौन है और आप मुझे कौन सा सरप्राइज देना चाहते थे? ध्वनि ने निहाल को पिंच करते हुए पूछा। क्यूटी पाई, सरप्राइज बताया नहीं जाता, और जहां तक बात है शनाया की तो वो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे वादा करो कि आगे जो भी होगा तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगी और न ही किसी से सवाल करोगी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब सिर्फ मैं दूंगा, निहाल ने गहरी आवाज में कहा। तो ध्वनि ने कुछ पल रुका में अपना सिर हिला दिया। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन सब ने मुड़कर उस ओर देखा। उसी के साथ ध्वनि का दिल धक्के से रह गया। सामने से एक ब्लू फ्लोरल फ्रॉक पहने शनाया आ रही थी। उसने अपने बालों को एक हाई पोनी में बांधा हुआ था। उसे देख ध्वनि के अलावा निहाल, करण और नैन्सी काल्म थे, जैसे उन सबको इस बारे में पहले ही पता था। हाँ, लेकिन उन सबके चेहरों पर खुशी की चमक देखी जा सकती थी। वही शनाया की नजर जब उन सब पर पड़ी तो उसके कदम अपनी जगह पर ठिठक गए। वो अपनी आंखों में हैरानी लिए उन सब की ओर देखने लगी। वो दूर से देखकर ही इतना जान गई थी कि ये सब वेदांत के ही करीबी है, तभी तो वेदांत के साथ डिनर टेबल शेयर कर रहे हैं। शनाया को ऐसे एक ही जगह खड़ा देख अंश दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ उसे डिनर टेबल पर ले आया। वहां पहुंचकर शनाया ने उन सबको हेलो कहा। शनाया की आवाज सुन ध्वनि अपने सेंस में वापस आई और अपने आंखों के कोनों को साफ करने लगी। उन सब ने शनाया को जवाब दिया, मम्मा, ये हमारे चार्मिंग चाचू करण है, ये हमारी स्वीट सी नैन्सी चाची है, और ये हमारा छोटू भाई काव्यांश है, ये हमारे हैंडसम निहाल अंकल है, और ये हमारी क्यूट सी मासी ध्वनि है। अंश ने अपनी स्वीट सी आवाज में सबको शनाया से इंट्रोड्यूस करवाया दिया। शनाया ने उन सबको देख एक ऑकवर्ड स्माइल पास की। जब इस साइको की ये फैमिली ट्रिप थी तो ये ठरकी मुझे यहाँ क्यों लेकर आया, जैसे इसे यहाँ कोई बिजनेस डील करनी है। शनाया ने मन ही मन वेदांत को कोसा। तभी उसकी नजर ध्वनि की ओर चली गई, जो एकटक उसी की ओर ही देख रही थी। ध्वनि को देख शनाया की हार्ट बीट तेज हो गई। उसे वो बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगी। क्या पता, शायद एक्ट्रेस हो, वैसे भी खूबसूरत तो बहुत है, शायद कोई सेलिब्रिटी होगी, इसलिए ही देखी देखी सी लग रही है, शनाया ने सोचा और ध्वनि को एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी, लेकिन बदले में ध्वनि ने उससे नजरें फेर ली। शनाया को ये सब काफी अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने डिनर पे कंसंट्रेट करने लगी। वही ध्वनि तो बार बार अपने आंखों से निकलते आंसुओं को ही साफ कर रही थी, जिसे शनाया और अंश के अलावा बाकी सब ने नोटिस कर लिया था। तभी नैन्सी ने माहौल को लाइट करने के लिए बातचीत स्टार्ट की। वैसे फलक, शनाया, तुम करती क्या हो? तो मैं एक इंटर्न डिजाइनर, लेकिन फिलहाल मैं मिस्टर सीईओ की असिस्टेंट हूँ, शनाया ने कैजुअली जवाब दिया। शनाया, क्या तुम प्रॉपर कोलकाता की हो? करण ने काव्यांश को रोटी का बाइट खिलाते हुए सवाल किया। नहीं, एक्चुअली मैं जर्मनी में रहती हूँ। शनाया की बात सुन ध्वनि उसे हैरान नजरों से देखने लगी। इस वक्त उसके मन में 1000 सवाल थे, जिनका जवाब वो निहाल से लेना चाहती थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करे। ध्वनि के अलावा उन सब ने एक दूसरे से कैजुअली बात की और डिनर कंप्लीट कर अपने अपने कमरे की ओर चले गए। निहाल जैसे ही अपने कमरे का डोर ओपन कर अंदर आया, एक पिलो उड़ता हुआ उसके मुंह पे आकर लगा। अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि शनाया ही फलक है। अब आगे। निहाल के सामने इस वक्त अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधे ध्वनि खड़ी थी, जिसके चेहरे से उसकी नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। क्यूटी पाई, लिसन,
आई एम नॉट लिसनिंग मिस्टर निहाल सहगल, ध्वनि ने निहाल की बात बीच में ही काटते हुए कहा। इस वक्त वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। निहाल ने आगे बढ़कर ध्वनि को गले लगा लिया। ध्वनि ने स्टार्टिंग में निहाल की बाहों से छूटने की कोशिश की, मगर आखिर यही तो एक जगह थी जहां उसे सुकून मिलता था। निहाल ध्वनि के बालों में हाथ फिराने लगा। तुम्हें याद है 4 साल पहले क्या हुआ था? निहाल के सवाल पर ध्वनि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और क्यूरोसिटी से निहाल की ओर देखने लगी। निहाल ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, उस दिन फलक भाभी इतनी जल्दबाजी में अपने बायोलॉजिकल डैड मिस्टर समर्थ मल्होत्रा से मिलने गई थी। निहाल की बात सुन ध्वनि आंखें फाड़े निहाल को देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो फिर कुछ कहना। हम ध्वनि ने ओबेडियंट बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिलाया। एक्सीडेंट वाले दिन फलक भाभी के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था, जो कि मिस्टर मल्होत्रा ने ही करवाया था। अगर अपने असली डैड से मिलना चाहती हो तो दिए गए एड्रेस पर आ जाओ। उस मैसेज को पढ़ भाभी तुम्हें अंश और अन की केयर करने का कह उस एड्रेस पर निकल गई थी। वहां पहुंचकर उन्हें मिस्टर मल्होत्रा मिले थे, जिन्होंने उन्हें उसके डैड होने के बहुत सारे प्रूफ दिखाए, और उन्होंने भाभी को ये भी बता दिया था कि वेदांत इस बारे में पहले से ही जानता है और उसने फलक भाभी से ये सच छुपाकर रखा है। और यहाँ तक कि उसने मिस्टर मल्होत्रा और फलक के बीच के हर एक सबूत और रास्तों को बंद करके रखा है। फलक भाभी ने तो मिस्टर मल्होत्रा को अपना डैड मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जो प्रूफ उन्होंने वेदांत के अगेंस्ट दिखाया उसे वो इग्नोर नहीं कर पाए, और मेंशन लौटते वक्त वेदांत के एक राइवल ने उनकी कार को हिट कर दिया, जिससे उनकी कार नीचे खाई में गिर गई। वो तो अच्छा था कि मिस्टर मल्होत्रा उनकी कार को फॉलो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वक्त रहते भाभी को बचा लिया और उन्हें लेकर जर्मनी चले गए। निहाल इतना बोलकर खामोश हो गया। तभी ध्वनि ने उसे कंफ्यूज्ड होकर सवाल किया, यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन दी ने मुझे और बाकी सबको देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया जैसे हम सब उनके लिए अनजान हैं? क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी है। निहाल की बात सुनकर ध्वनि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निहाल ने अपना सिर हिलाया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से वो 8 महीने कोमा में थी। कुछ चोट तो कुछ हाई डोज मेडिसिन का असर था कि भाभी की याददाश्त चली गई। तो क्या आप सबको पहले से ही ये सब मालूम था? ध्वनि न चाहते हुए भी निहाल से सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, मुझे नैन्सी और करण को कुछ वक्त पहले ही पता चला है। और जीजू को? ध्वनि ने क्यूरियस होकर सवाल किया। उसे तो तभी मालूम चल गया था जब फलक भाभी कोमा से निकलने के बाद रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी। उसे मिस्टर मल्होत्रा पर स्टार्टिंग से शक था, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा भी वेदांत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने ये सब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा था कि वेदांत को भी भाभी तक पहुंचने में 8 महीने लग गए। तो जीजू ने इतने सालों का इंतजार क्यों किया? इनफैक्ट वो दी को सच क्यों नहीं बता देते? क्योंकि ये भाभी के लिए हार्मफुल है। भाभी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था, जिससे मिस्टर मल्होत्रा परेशान हो गए कि कहीं इतने सालों बाद मिली उनकी बेटी उनसे दूर न हो जाए, इसलिए उन्होंने भाभी को ऐसी मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया जिससे भाभी के दिमाग की एक नस सुन्न हो गई, जो कि उनकी याददाश्त वापस आने के लिए जरूरी थी। निहाल की बात सुन ध्वनि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये मिस्टर मल्होत्रा कितने गंदे इंसान हैं। वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो गलत नहीं है, क्यूटी पाई, बस डरते हैं अपनी बेटी को खोने से। उन्हें क्राइम और क्रिमिनल से बहुत नफरत है, और जब वेदांत के दुश्मन की वजह से उनकी बेटी की जान जाते जाते बची तो वो दोबारा अपनी बेटी को वेदांत के पास भेजकर उसे खोना नहीं चाहते थे। निहाल ने इत्मीनान से ध्वनि को सारा सच बताया, जिसे जानकर ध्वनि को मिस्टर मल्होत्रा के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन वो कैसे भूल सकती थी कि वो फलक के असली डैड है, जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सेल्फिश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर फलक अंश और अन को स्टोरी सुना रही थी, जिसे वो दोनों क्यूरियोसिटी से सुन रहे थे। जब वो दोनों सो गए तो फलक ने उनका माथा चूम लिया। फलक अपने कमरे में आई और अपने बैग से मेडिसिन निकालकर खा ली। याक, ये पता नहीं कोलकाता आकर मेरे जीभ को क्या हो गया है, जो ये मेडिसिन सब मुझे कड़वी लगने लगी है, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा और बेड पर लेट गई। पहले तो गोली खाने के 5 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती थी, लेकिन जब से मिस्टर सीईओ से मिली हूँ, न नींद आती है और न अच्छे सपने, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा और आंखें बंद कर लेट गई।
थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। वही अपने रूम में बैठा वेदांत फलक की बचकानी बातों को सुन मुस्कुरा रहा था। ये उसकी जेन्युइन स्माइल थी, जो कि काफी रेयर थी। अगली दिन, आज अंश और अंक का बर्थडे था। सबने उन दोनों को विश किया और ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। फलक ने भी उन दोनों के लिए कुछ कपड़े और एक्सेसरीज ली थी, जिसे उसने गिफ्ट किया। अंश ने तो जल्दी से अपना गिफ्ट ले लिया, लेकिन अंक ने गिफ्ट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। क्या हुआ अंक, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? फलक के सवाल पर अंक ने ना में अपना सिर हिलाया और फलक के हाथ को पकड़ उसे अपनी क्यूट सी मगर डीप वॉइस में बोला, मुझे आप चाहिए, एज माई मॉम। अंक की डिमांड सुन फलक अपनी जगह जम सी गई। वही बाकी सब भी हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अंक फलक से ऐसी कोई डिमांड करेगा। आई ट्राई बेटू, फलक ने प्यार से अंक के गालों को चूमते हुए कहा तो अंक की आंखें चमक उठी। चलो हम सब बीच पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नैन्सी की बात सुन सब रेडी होने अपने अपने बेडरूम में चले गए। सब ने अपने अकॉर्डिंग बीच वेयर पहन लिए। आज वेदांत ने भी निहाल और करण की तरह फ्लावर प्रिंटेड शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए था, तो वही नैन्सी और ध्वनि ने फ्लोरल नी लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी। वही अंश, अंग और फलक ने एक जैसे डेनिम शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। ये कपड़े फलक ही उन दोनों के लिए लेकर आई थी। वेदांत ने जब उन तीनों को एक जैसे ड्रेस कोड में देखा, तो उसे अलग ही सुकून का एहसास हुआ। भले फलक सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उसकी बाबी आज उसके साथ थी। उन सभी ने बीच पर जाकर खूब एंजॉय किया। फलक, ध्वनि, नैन्सी, अंश और अंग ने बहुत सारे खेल खेले। फिर नैन्सी जहां काव्यांश को फीडिंग कराने साइड में चली गई, वही ध्वनि, फलक और दोनों लिटिल डेविल्स सैंड कैसल बनाने लगे। उन चारों ने बेहद खूबसूरत सैंड कैसल बनाया था। अंश जिद करके फलक और ध्वनि को अपने साथ पानी के अंदर ले गया, और वो तीनों पानी में बहुत ज्यादा मस्ती करने लगे। जब वेदांत और निहाल की नजर फलक और ध्वनि पर गई तो उनकी नजरें सख्त हो गई, क्योंकि भीगने की वजह से उन दोनों के ही कपड़े ट्रांसपेरेंट हो गए थे। वेदांत ने अंक को इशारा किया, जिसे समझकर अंग अंश को लेकर अपने साथ चला गया। वही फलक और ध्वनि तो एक दूसरे के साथ पानी में मस्ती कर रहे थे। तभी निहाल ने जाकर ध्वनि को अपनी बाहों में उठा लिया। निहाल के ऐसे अचानक करने से ध्वनि एक पल को हड़बड़ा गई, लेकिन निहाल के देख उसने अपनी गोरी बाहें उसके गले के चारों ओर लपेट दी। फलक ने जब उन दोनों को देखा, तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जो कि ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि वेदांत ने उसे भी अपनी बाहों में उठा लिया। मिस्टर सीईओ, ये क्या कर रहे हैं आप? फिलहाल तो तुम्हें बाहों में उठाया है बाबी, तुम चाहो तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, वेदांत ने आई विंक करते हुए कहा तो फलक की आंखें छोटी हो गई। वैसे तुम्हें कैसे पता? ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, वेदांत ने टीजिंग वे में कहा, तो फलक उसे कंफ्यूज्ड होकर देखने लगी। आपका फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैं क्या करूं और मुझे कैसे? अभी फलक ने इतना ही कहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ हिट किया और उसके गाल लाल हो गए। फलक ने वेदांत का चेहरा दूसरी ओर किया और लगभग उस पर चीखते हुए बोली, आप निहायती बेशर्म इंसान हैं, मिस्टर सीईओ। से समथिंग न्यू, बाबी, वेदांत ने बोरियत भरे लहजे से कहा। वेदांत फलक को बाहों में उठाए उसके बेडरूम तक ले आया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। ये आप क्या कर रहे हो? फलक ने हड़बड़ाते कहा, क्या ये तुम्हारा परमानेंट डायलॉग है? वेदांत ने फलक को शॉवर के नीचे खड़ा करते हुए कहा। इससे पहले कि फलक वेदांत से कुछ कहती, वेदांत ने शॉवर ऑन कर दिया। आप पागल हो गए हैं? ओनली फॉर यू, वेदांत ने फलक के चेहरे पर आते गीले बालों को साइड करते हुए कहा और झुककर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। फलक वेदांत से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी, लेकिन वो जितना वेदांत से छूटने की कोशिश करती, वेदांत की ग्रिप उस पर उतनी ही टाइट होती जाती। लेकिन पता नहीं वेदांत की टच में ऐसा क्या जादू था कि अब धीरे फलक भी बहकने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ वेदांत के बालों में उलझ गए, और वो भी वेदांत के डीपली किस का जवाब अपने पैसेनेट किस से देने लगी। आज वेदांत फलक के साथ अपनी लिमिट क्रॉस कर लेना चाहता था। आखिर वो उसकी ऑफिशियली वेडेड वाइफ थी, वेदांत का पूरा हक था उस पर। वही फलक तो वेदांत के हाथों को अपने पूरे बदन पर महसूस कर सिहर उठी। वेदांत के सेंशुअल टच उसे मदहोश कर रहे थे, जिससे उसकी मीठी मीठी आहें निकलने लगी, जिसे सुन वेदांत और भी ज्यादा डिस्पेरेटली उसे किस करने लगा। वेदांत ने फलक की टी शर्ट को उसकी बॉडी से निकालना चाहा, तो फलक ने भी अपने दोनों हाथों को ऊपर कर उसकी हेल्प कर दी। उन दोनों को पता ही नहीं चला
कि कब एक एक कर उन दोनों के ही कपड़े बाथरूम के फर्श पर गिरने लगे। अब उन दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो दोनों ही एक दूसरे के बदन के हर हिस्से को प्यार से चूमे जा रहे थे। वेदांत ने फलक को लिफ्ट किया तो फलक ने भी अपने दोनों पैर वेदांत की कमर पर रख कर दिए। शॉवर के पानी के नीचे भीगते हुए वेदांत ने फलक की ओर देखा, जो आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वेदांत झुका और फलक के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपनी हस्की वॉइस में धीरे से बोला, बाबी, नाउ आई कांट कंट्रोल माई हॉर्मोन्स। वेदांत की बात सुन फलक को ऐसा लगा कि वो यही अल्फाज पहले भी इतने ही करीब से सुन चुकी है। फलक अपनी मदहोश निगाहों से वेदांत की नीली आंखों में देखने लगी, जहां उसे पानी डिजाए वो साफ देख सकती थी। इससे पहले कि फलक कुछ समझ पाती, उसकी दर्दनाक चीख निकल गई, क्योंकि वेदांत झटके से उसके अंदर समा गया था। वेदांत ने आगे बढ़कर फलक के होठों को कैप्चर कर लिया और उन्हें प्यार से चूमने लगा। फलक तो अपने नाखूनों को वेदांत की पीठ पर गिराए जा रही थी, मगर वो वेदांत ही कहा जो फलक के नाखूनों से दूर हट जाए। वेदांत को जब लगा कि अब फलक को दर्द कम हो रहा है, तो उसने उसकी थाइस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अब उस बाथरूम में फलक की दर्द भरी सिसकियां और वेदांत की तेज सांसों को शोर ही सुनाई दे रहा था। अब फलक के पैर कांपने चालू होने लगे थे। उसने वेदांत को टाइटली पकड़ रखा था। करीब 1 घंटे बाद वेदांत ने फलक को नीचे उतारा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वो गिरती, वेदांत ने उसे कमर से पकड़ संभाल लिया। फलक ने एक गुस्से भरी नजर वेदांत पर डाली, जिसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन वाली चमक थी। फलक ने साइड हैंगर से बाथरोब लिया और उसे पहनकर बाथरूम से बाहर निकल गई। वेदांत ने अपने गीले बालों में हाथ फिराया, तभी उसकी नजर बाथरूम के फर्श पर गिरे ब्लड क्लॉट्स पर पड़ी, जिसे देख उसके होठ के कोने कल हो गए।